हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं हूं गौतम कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशलिस्ट है। चलिए, हम लोग एसएसजेई के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग टिम्बर का लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टिम्बर का लेक्चर 2। तो आई होप आप सभी ने लेक्चर 1 देखे होंगे। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं अभी तक तो आप लोग लेक्चर 1 भी देख लीजिए ताकि फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग ज़्यादा अच्छा से स्टडी कर पाएँ। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टिम्बर में लेक्चर 2। और तो मेरा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम एसएसजेई के लिए प्रिपरेशन हम लोग सब कर रहे हैं। तो आप लोग को पास एसएसजेई के लिए वीडियो जाते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और चलिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे पहले हम लोग पिछला वीडियो में देख लिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री पढ़ेंगे। देखिए, ट्री को हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाइड करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सोजेनियस ट्री एंड सेकंड इंडोजेनियस ट्री। देखिए, एक्सोजेनियस ट्री क्या होता है ना कि जनरली एक्सोजेनियस ट्री रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। एक जब इसका जो ट्री का एज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे उसका रेडियस वैसे वैसे इंक्रीज करते जाता है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तभी तो रेडियस इंक्रीज करेगा। देखिए, ऐसे इंक्रीज करते जाता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। एक्सोजेनियस ट्री का ये प्रॉपर्टी है। चलिए देखिए, दिस ट्री कैन बी क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स। हम लोग एक्सोजेनियस ट्री को हम लोग 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कोनिफर ट्री एंड सेकंड डेसिडियस ट्री। तो हम लोग बात करते हैं पहले कोनिफर ट्री को। तो देखिए, क्या होता है ना कि एक्सोजेनियस ट्री के बारे में हम अभी बताएं आप लोग को कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करेगा टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे इसका टाइम इंक्रीज करेगा उसकी रेडियस वैसे वैसे ग्रोथ करते जाएगा और वो मोटा होते जाएगा पेड़। ठीक है, ये इसका एक्सोजेनियस ट्री का प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग कोनिफर ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, कोनिफर ट्री क्या होता है ना कि इसका जो सॉफ्ट हमको इसका जो वुड प्राप्त होता है वो सॉफ्ट रहता है, वीक रहता है, लाइट इन वेट रहता है, लाइट इन कलर रहता है, डेंसिटी इसका लो रहता है। जनरली इसका जो लिप्स होता है ना, एक लिप्स को गिरने से पहले एक लिप्स इसका ग्रो कर जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो ट्री है वो साल भर हरा भरा रहेगा। इट इज सेंस ऑफ एवर ग्रीन ट्री कह सकते हैं। एवर ग्रीन ट्री साल भर हरा भरा रहता है। उसका एक पत्ता गिरने से पहले, झड़ने से पहले उसमें एक पत्ता ग्रो कर जाता है, पहले ही ग्रो कर जाता है, उसके बाद वो पत्ता झड़ता है। चलिए देखिए, इसको हम लोग एवर ग्रीन ट्री कहते हैं। इसका जो फ्रूट्स हम लोग को प्राप्त होता है वो कौन शेप का होता है। चलिए देखिए, हम लोग आते हैं अब पॉइंट टू द पॉइंट। वुड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री आर सॉफ्ट, वीक, लाइट इन वेट, लाइट इन कलर। जैसे कि हम पहले बता दिए हैं। क्या होता है ना कि दे नेवर शेड्स देयर लीव्स बिफोर द न्यू ग्रो वंस आर। कहता है एक पत्ता को ग्रो होने से पहले इसका पत्ता नहीं गिरता है। दे नेवर शेड। These are also known as evergreen tree। जब इसमें से कोई पत्ता गिरेगा ही नहीं जब तक कि एक ग्रो ना हो जाए। जैसे कि एक पत्ता डेवलप हो गया, ग्रो कर गया, तो तब जाकर ये गिरेगा इसका पत्ता ओल्ड वाला। तो जब ये ओल्ड वाला गिरेगा तो इसमें एवरग्रीन, ये साल भर इसको में पत्ता रह जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको एवरग्रीन ट्री के नाम से जानते हैं। इसका फ्रूट्स कैसा होता है, कोन शेप का।
देखिए सम एग्जाम्पल है जिसको हम पिक्चर के माध्यम से आज विजुअलाइज करके स्टडी करेंगे, जो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। देखिए आप लोग को एक बात बताते हैं, हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म का स्टोरी हम लोग को 2 साल, साल भर, 6 महीना ऐसे याद रहता है, बट हम लोग जो स्टडी करते हैं वो हम लोग को तुरंत भूल जाते हैं। क्यों? आज पढ़े कल भूल गए। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग या तो उसको विजुअलाइज करके नहीं पढ़ते हैं, मूवी देखते हैं पिक्चराइजेशन के माध्यम से देखते हैं, विजुअलाइज करके देखते हैं, तो हम लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है और ज्यादा दिन लॉन्ग टर्म तक रिमेम्बर रहता है। तो चलिए आज हम लोग पिक्चराइजेशन के माध्यम से स्टडी करेंगे और लॉन्ग टर्म तक याद रखने के कैपेसिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, चीर, देवदार, कैल्स, पाइन, स्पैर्च्यू, फायर, फिर इटीसी, ये सब हो गया कोनिफर ट्री का एग्जांपल। तो देखिए कोनिफर ट्री का एग्जांपल को हम लोग 1 बाय 1 करके पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए पहले तो हम लोग बात करेंगे चीर का। देखिए ये चीर है, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। ये क्या होता है ना कि एवरग्रीन रहता है, साल भर हरा भरा रहता है। इसका पत्ता, एक पत्ता तभी गिरेगा जब इसमें एक पत्ता ग्रो कर जाएगा, इसका ये रूल है। और क्या होता है ना, ये जो हम टिम्बर इससे प्राप्त करते हैं वो सॉफ्ट रहता है। कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट रहता है। इसका ये कैसा रहता है? वीक रहता है, कमजोर रहता है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, वीक रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, लाइट इन कलर रहेगा, लाइट इन कलर। ये सब इसका प्रॉपर्टी है। ये सब कोनिफर ट्री का प्रॉपर्टी है और कोनिफर ट्री का ये एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं देवदार। देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं देवदार कितना हरा भरा है। इसका भी वही प्रॉपर्टी है कि एक लिप्स जब ग्रो कर जाएगा तभी उसका लिप्स गिरेगा। इट मीन्स सेंस ऑफ एवरग्रीन ट्री इसको हम लोग कहते हैं। इसका जो वुड है, हम लोग जो इसका जो टिम्बर हम लोग को जो प्राप्त होता है वो कैसा रहता है? लाइट इन कलर, लाइट इन वेट और वीक रहता है। और क्या डेंसिटी इसका लो रहेगा, डेंसिटी लो रहता है। ये सब का प्रॉपर्टी है। ये सब एग्जाम्पल है कोनिफर ट्री का। फिर देखिए फाइन, फाइन को देखिए, पाइन, पाइन को भी वही प्रॉपर्टी है, लाइट इन कलर, डेंसिटी वीक और स्ट्रेंथ वीक। ये सब इसका प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ये सब हम लोग किसका देख रहे हैं? कोनिफर ट्री का। देखिए एक कोनिफर ट्री है स्पैर्च्यू। स्पैर्च्यू भी वही प्रॉपर्टी है, एवरग्रीन ट्री है, लाइट इन कलर, लाइट इन वेट, स्ट्रेंथ वीक, सॉफ्ट इन वुड। ये सब इसका प्रॉपर्टी है, डेंसिटी लो। ये सब देखिए फिर इसका भी वही प्रॉपर्टी है। ये सब आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। टाइम के साथ साथ इसका रेडियस इंक्रीज करते जाता है। ये हो गया कोनिफर ट्री का, ये सब एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डेसिडियस ट्री। जैसे कि डेसिडियस ट्री जस्ट लाइक एज अपोजिट ऑफ कोनिफर ट्री। कोनिफर ट्री में जैसे जैसे होता है उसके अपोजिट होता है डेसिडियस ट्री में। जैसे कि हम लोग कोनिफर ट्री में देखे थे कि क्या होता है? लाइट इन कलर। यहाँ पे देखिए डार्क इन कलर। हैवी इन वेट, वो क्या था? लाइट इन वेट। यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। ये सब इसका प्रॉपर्टी है। क्या होता है ना कि इसका जो लिप्स होता है ब्रॉड होता है, चौड़ा चौड़ा होता है। क्या होता है कि ये जो अपना पत्ता है सितंबर से दिसंबर के बीच में खो देता है, इट मीन्स गिर जाता है। और ये इसका फिर नया पत्ता कब ग्रो करता है? स्प्रिंग सीजन, मार्च टू जून के बीच इसका नया पत्ता ग्रो करता है। देखिए तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डेसिडियस ट्री का। जैसे कि बबूल, महगनी, ओक, साल, टीक, शीशम और बेंटिक, रोजवुड, इटीसी। ये सब बहुत सारा डेसिडियस ट्री का भी एग्जाम्पल है। उसको में से बहुत जो इम्पोर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सिर्फ हम लेकर आए हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारा है। चलिए हम 1 बाय 1 करके विजुअलाइजेशन के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से स्टडी करेंगे। देखिए बबूल, बबूल क्या होता है ना कि इसका जो लिप्स है ना ब्रॉड तो नहीं होता है, बट ये क्या होता है ना कि स्ट्रेंथ हाई होता है, स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ हाई होता है। स्ट्रेंथ हाई होता है तो डेंसिटी भी हाई रहेगा, तभी तो स्ट्रेंथ हाई रहेगा। डार्क इन कलर रहता है, हैवी इन वेट रहता है, ये सब इसका प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम लोग डेसिडियस ट्री में बबुल को शामिल करते हैं। और हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं डेसिडियस ट्री का। नेक्स्ट देखेंगे मैगोनी। इसका भी वही बात है, इसका ब्रॉड लिप्स जो होता है ना, ब्रॉड होता है, इसका स्ट्रेंथ हाई होता है। ये भी आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। ये तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं एक्सोजेनियस ट्री का, सेकेंड डेसिडियस ट्री। तो ये डार्क इन कलर, हैवी इन वेट, हाई स्ट्रेंथ इज हाई और हार्ड और डेंसिटी हाई, ये सब इसका प्रॉपर्टी है डेसिडियस ट्री का। ये है ओक। ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साल्ट ट्री। ये देखिए जैसे कि साल्ट ट्री में आप लोग देख रहे हैं कि इसका लिप्स जो है बहुत ज्यादा ब्रॉड है, चौड़ा चौड़ा है। ये सब अपना पत्ता कब खो देता है, सितंबर से दिसंबर के बीच में अपना पत्ता इसका झड़ जाता है और और मार्च टू जून के बीच इसका पत्ता नया पत्ता ग्रो करता है। तो ये एवरग्रीन नहीं है, इसको हम लोग एवरग्रीन, ये सब जो ट्री है डेसिडियस एवरग्रीन ट्री के केस में नहीं आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीकवुड। देखिए टीकवुड का भी देखिए ब्रॉड लिप्स है, इसका भी वही प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ हाई, डार्क इन कलर, डेंसिटी हाई, स्ट्रॉन्ग और हार्ड, ये सब प्रॉपर्टी है। बट ये सब प्रॉपर्टी के अलावा इसको इस एग्जाम्पल में शामिल करने का मेरा एक और मकसद है, ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का, वेरी फाइन क्वालिटी का फर्नीचर इससे बनता है। वेरी फाइन क्वालिटी का फर्नीचर बनता है। देखिए ये पूछ देता है एग्जाम में कि कौन सा ट्री से हम लोग बहुत मतलब फर्नीचर ज्यादा जनरली बनाते हैं, तो एक टीक वुड से हम लोग बनाते हैं। एक ऑप्शन उसमें टीक वुड भी रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शीशम। शीशम भी बहुत, ये क्या होता है ना कि वेट में हैवी तो नहीं होता है, बट स्ट्रॉन्ग होता है, डार्क होता है, डार्क इन कलर होता है और डेंसिटी हाई होता है, हार्ड होता है और स्ट्रेंथ हाई होता है। देखिए हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड में। सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड में देखिए एनुअल रिंग जो होता है ना सॉफ्टवुड का, वो क्लियरली दिखाई पड़ता है, और जो हार्डवुड का एनुअल रिंग होता है ना वो क्लियरली नहीं दिखाई पड़ता है। इसका बेसिक डिफरेंस है। कलर देखिए, कलर जो है ना सॉफ्टवुड का लाइट रहता है और डार्कवुड का कलर हार्ड होता है। देखिए डेंसिटी जो है ना सॉफ्टवुड का लो होता है और डेंसिटी हाई होता है हार्डवुड का। वेट लाइट होता है और सॉफ्टवुड, और हैवी वेट होता है हार्डवुड। और फायर रेजिस्टेंस जो अगर जिसका डेंसिटी हाई हो लो होगा वो फायर रेजिस्टेंस वीक होगा, तो ये फायर रेजिस्टेंस पुअर होता है। बट जिसका डेंसिटी हाई होगा उसका फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हाई होगा, तो इसका हार्डवुड का फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हाई होता है। मेडुलरी रे, देखिए इसको में मेडुलरी रे है ना, सॉफ्टवुड में क्लियरली नहीं विजुअल होता है, बट हार्डवुड में मेडुलरी रे को हम लोग क्लियरली विजुअल देख पाते हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस था। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग ऑफ इंडोजेनियस ट्री को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडोजेनियस ट्री होता है ना कि टाइम के साथ ये इनवर्ड डायरेक्शन में इसका रेडियली ग्रो होता है। ये देखिए ये इस तरह से नहीं होता है, ये इस प्रकार से नहीं होता है। ये जो होता है ना ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ वो एक्सोजेनियस ट्री में होता है। ये इंडोजेनियस ट्री के हम लोग बात कर रहे हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है ना कि एक सर्टेन टाइम के बाद इसका रेडियस ग्रोथ करना बंद हो जाता है। रेडियस ग्रोथ करना बंद हो जाता है एक सर्टेन टाइम के बाद। जो जितना रेडियस है उतना ही रेडियस पर ये ऊपर हाइट बढ़ते चल जाएगा, बट इसका
रेडियस नहीं बढ़ेगा। तो देखिए क्या है, दे ग्रो बल्क इन इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करता है, इनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए जनरली हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सोजेनियस ट्री को हम लोग यूज में नहीं लाते हैं, बट एक्सेप्शन में एक होता है बम्बू। बम्बू को देख पा रहे होंगे यहाँ एग्जाम्पल में। बम्बू को हम लोग जनरली बिल्डिंग मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर बम्बू यूज करते हैं, सिर्फ ये एक्सेप्शन में है। तो हम लोग इसको देखेंगे, इससे एग्जाम्पल 1 बाय 1 करने से देखने से पहले एक हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग ठहरे सिविल इंजीनियर। तो सिविल इंजीनियरिंग एक्टिविटी क्या होता है, इंजीनियरिंग का एक्टिविटी होता है ना, ये हम लोग को कैसा ट्री चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैवी इन वेट और डेंसिटी हाई और डार्क इन कलर, और क्या चाहिए, हार्डवुड चाहिए, हार्डवुड, ये सब हम लोग को चाहिए। तो हमको एक्सोजेनियस ट्री में मिलता है, बट एक्सोजेनियस ट्री में डेसिडियस ट्री में मिलता है। तो हम लोग कौन यूज करते हैं, इंजीनियरिंग एक्टिविटी में एक्सोजेनियस ट्री और एक्सोजेनियस ट्री में डेसिडियस ट्री। चलिए हम लोग देखेंगे बम्बू। बम्बू तो जनरली हम लोग देखिए ये क्या है ना कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद इसका रेडियस ग्रोथ नहीं करता है, इसका हाइट में इंक्रीजमेंट होगा बट रेडियस वही रह जाता है। जैसे कि आप बम्बू को देख रहे हैं, बम्बू को यहाँ आप लोग क्लियरली देख रहे हैं। मेरा पिक्चर लाने का मतलब ये नहीं था कि मैं वीडियो को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊं, मेरा पिक्चर लाने का मतलब ये था कि आप लोग ज्यादा अच्छा से विजुअलाइजेशन के माध्यम से समझ पाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सर्टेन टाइम के बाद इसका रेडियस तो नहीं ग्रो कर रहा है बट इसका हाइट ग्रो कर रहा है। तो ये मेन मकसद था मेरा पिक्चर लाने का। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग शुगर केन, ये भी देखिए इस शुगर केन सर्टेन टाइम के बाद इसका हाइट ग्रो करेगा बट इसका रेडियस नहीं ग्रो करेगा। देखिए ये बड़ा तो होगा बट इतना ही रेडियस का रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए पालम। पालम को भी यही प्रोसेस है, कुछ टाइम के बाद इसका रेडियस ग्रोथ करना बंद कर देगा और जितना रेडियस का है उतना ही रेडियस का रह जाएगा बट हाइट उसका इंक्रीज करते चल जाएगा। और हम लोग अब प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर, जो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर। तो देखिए हम लोग 4 तरह से प्रोसेस करते हैं, 4 प्रकार के प्रोसेस करते हैं टिम्बर को। पहले तो हम लोग ट्री को कट करके लाएंगे, उसको सीजनिंग करेंगे, फिर उसको जिस स्टेप में हमको चाहिए उसको कन्वर्ट करेंगे और उसको फिर हमको सुरक्षित भी तो रखना है, उसको प्रिजर्वेशन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग फॉलिंग करेंगे, ट्री को काटेंगे, सेकंड सीजनिंग करेंगे, थर्ड कंजर्विंग ऑफ टिम्बर, कन्वर्ट करेंगे जिस शेप में रिक्वायर्ड रहेगा उस शेप में, और फोर्थ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, उसको प्रिजर्व करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं फॉलिंग ऑफ टिम्बर के बारे में। देखिए क्या होता है ना कि ट्री को कट करने का प्रोसेस को ही हम लोग फॉलिंग ऑफ टिम्बर करते हैं। तो ट्री को तो हम लोग कट करेंगे बट वैसे ट्री को हम लोग कट करना है कि जो मैच्योर हो, डेंसनेस हो उसको में, हार्ड हो और स्ट्रॉन्ग हो, वैसा ट्री को। तो वैसा ट्री कब होगा, जब कुछ एज सर्टेन एज के बाद वो मैच्योरिटी गेन कर लेगा, तभी तो वैसा ट्री हम लोग को ऑप्टेंट होगा। तो देखिए क्या कहता है, इट शुड बी डन एट अप्रोप्रिएट एज व्हेन ट्री हैज अटेन्ड ए सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी। कुछ एज के बाद मैच्योरिटी अटेंड कर लेगा। तो हम लोग वैसा ट्री को लाएंगे जिसमें हमको ज्यादा टिम्बर मिले, वैसा तरीका से उसको काटेंगे। 50 से 100 साल के बीच जब हम लोग टिम्बर के यूज करेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी जनरली देखने को मिलेगा कि स्ट्रेंथ हाई, डेंसिटी हाई और डार्क इन कलर, हैवी इन वेट, ये सब प्रॉपर्टी 50 से 100 साल के बीच मिलता है। देखिए एट अबाउट द एज ऑफ 50 to 100 ईयर्स ऑफ एज, 50 से 100 साल के बीच हम लोग को देखने को मिलता है। देखिए ट्री शुड बी कट इन ए वे, उस तरीका से काटेंगे कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिम्बर कैन बी ऑब्टेन्ड, हमको मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग को टिम्बर मिले। देखिए ट्री शुड बी डन इन सुटेबल सीजन, ट्री को हम लोग कब कट करेंगे, सुटेबल सीजन में, व्हेन सैप वुड
इज एट रेस्ट, हम लोग को जब सैपवुड रेस्ट में रहेगा तब कट करेंगे। तो देखिए जनरली हिली एरिया में क्या होता है ना कि सैपवुड विंटर सीजन में रेस्ट में रहता है और प्लेन एरिया में सैपवुड समर सीजन में रेस्ट में रहता है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीजन लेने का मेन पर्पस है कि हम लोग को सैपवुड को रेस्ट में देखना है। तो सैपवुड रेस्ट में कब है? विंटर में, हिली एरिया में विंटर में है और समर सीजन में, प्लेन एरिया में समर सीजन में है। तो देखिए अब हम लोग सीजनिंग देखेंगे। सीजनिंग करने का मेन पर्पस क्या है ना कि जो हम लोग टिम्बर लाते हैं कट करके ट्री से, तो उसको में जनरली ज्यादातर 50% से ज्यादा उसको ड्राई वेट के उसको पानी एब्जॉर्ब रहता है, वाटर एब्जॉर्ब रहता है, ठीक है ना। तो उसको इवेपोरेट करना है, रिमूव करना है। तो क्या हुआ ना जैसे कि हम लोग उसको उसके अंदर का वाटर रिमूव हो जाएगा तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ेगा तो श्रिंकेज और वार्पिंग के चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए तो और क्या करेंगे ना कि इसको सीजनिंग करके हम लोग सैप और मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, सैप और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। देखिए ए न्यूली फॉल्स ट्री नियरली कंटेंट मोर देन 50% ऑफ वाटर बाय इट्स ड्राई वेट, इसका ड्राई वेट का 50% से भी ज्यादा इसको में वाटर एब्जॉर्ब रहता है ट्री में, ठीक है ना। तो इट इज नीडेड टू ड्राई, हमको ड्राई करने का जरूरत पड़ता है। कब? यूज करने से पहले, बिफोर यूजिंग इट, इसको उपयोग करने से पहले हम लोग ड्राई करेंगे। सो द नो श्रिंकेज और सो देयर इज नो श्रिंकेज और वार्पिंग ऑफ द टिम्बर। क्या होगा? तो उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, वाटर है, इवेपोरेट हो जाएगा और श्रिंकेज और वार्पिंग का चांसेस कम हो जाएगा और वो अपना एक पार्टिकुलर जिस शेप में हम उसको कट करके रखेंगे वो अपना पार्टिकुलर शेप मेंटेन करके रखेगा। तो देखिए सीजनिंग इज डन टू रिमूव सैप एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन टिम्बर। सीजनिंग करके हम लोग क्या करते हैं? सैप और मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीजनिंग। देखिए सीजनिंग करने का हम लोग को एक पार्टिकुलर वे होता है, पार्टिकुलर तरीका से हम लोग एक इसको अरेंज करते हैं और उसके बाद सीजनिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टिम्बर को कट करके ट्रे से लाए हैं और ऐसे ही रख दिए, नहीं, उसको हम लोग एक पार्टिकुलर तरीका से अरेंज करेंगे, खास तरीका से, तब सीजनिंग होता है। देखिए हम लोग हर सीजनिंग को अलग अलग पढ़ेंगे, पहले उससे एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। देखिए क्या होता है ना कि टिम्बर जो है, टिम्बर के अगर मॉइस्चर रिमूव हो जाए या वाटर कंटेंट रिमूव हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका वेट है लेस हो जाएगा। जब वेट लेस हो जाएगा तो हमको कहीं ले जाने में इजीली हो जाएगा और उसको हम फिर किसी फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और क्या होगा ना कि जैसे कि हम जिस शेप में उसको बनाएंगे वो शेप अपना मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि उसके अंदर नहीं तो मॉइस्चर है नहीं तो वाटर है, वो सब रिमूव हो गया है, सीजनिंग करके हम लोग रिमूव कर दिए हैं। तो उसका नहीं तो शेप चेंज होगा, नहीं तो साइज चेंज होगा, नहीं तो क्रैकिंग आएगा, नहीं तो श्रिंकेज होगा। और क्या होगा कि जैसे कि उसको अंदर से मॉइस्चर और वाटर ये सब इवेपोरेट हो जाएगा तो वो डेंसिटी उसका हाई हो जाएगा और डेंसिटी हाई हो जाएगा तो हमको स्ट्रेंथ ज्यादा देगा, हार्ड हो जाएगा, हार्डनेस हो जाएगा, टफनेस ज्यादा हो जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगा। और क्या होगा ना कि उसको में फंगी और इंसेक्ट से रेसिस्ट करने का रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगा, रेसिस्ट करने का क्षमता बढ़ जाएगा, ज्यादा दिन तक वो ड्यूरेबल होगा। तो चलिए एडवांटेज हम लोग देखते हैं। लेस वेट, वाई ट्रांसपोर्टेशन इजी, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा। इट कैन बी यूज एज फ्यूल, हम लोग उसको फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। मेंटेन शेप एंड साइज, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहेगा। इंक्रीज हार्डनेस, स्ट्रेंथ, टफनेस ऑफ टिम्बर, ये सब प्रॉपर्टी उसका इंक्रीज कर जाएगा। मोर रेजिस्टेंस फॉर अटैक ऑफ फंगी एंड इंसेक्ट्स, ये सब से रेसिस्ट करने का प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। रिड्यूस चांसेस टू क्रैकिंग एंड श्रिंकेज, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सीजनिंग कैन बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली, मैं पहले बताए हैं। तो देखिए पहले नेचुरली हम लोग करते हैं ना, तो इसका एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज तो ये है कि बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली होता है। डिसएडवांटेज ये है
कि हम लोग को टाइम टेकन ये होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और क्या होता है ना, इसको पर हम लोग किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सीजनिंग में अनइवन सीजनिंग होता है, कहीं कुछ सीजनिंग हुआ है, कहीं कुछ सीजनिंग हुआ है, इसको पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसको लिए देखिए, तो इसको इकोनॉमिकली होने के कारण हम लोग यूज कर लेते हैं, बट टाइम टेकन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एयर सीजनिंग, हम लोग इसको एयर सीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। एज इट हैज नो कंट्रोल ओवर देयर ड्राइंग प्रोसेस, इसको पर हम लोग को किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहता है। अनइवन ड्राइंग मेक टेक प्लेस, इसके अंदर अनइवन ड्राइंग होता है, ड्राइंग होता है। टाइम रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू IS 1141, IS कोड 1141 के अकॉर्डिंग हम लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि ये नेचुरली सीजनिंग है या एयर सीजनिंग है, तो इसको में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लगता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नो कंट्रोल ओवर ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ये तो क्या है, क्लाइमेट कंडीशन है, तो इसको पता हम लोग का कंट्रोल नहीं रहेगा, इसके कारण अनइवन सीजनिंग होगा। इन दिस मेथड व्हेन सीजनिंग इज डन देन टिम्बर इज प्लेस एट 300 mm एबव द ग्राउंड। नेचुरली सीजनिंग करते समय हम लोग टिम्बर को 300 mm एबव रखते हैं ग्राउंड से। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल बिट देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए, इस जो टिम्बर को हम लोग कट करके लाए हैं, तो इसको हम लोग ग्राउंड लेवल से 300 mm ऊपर रखेंगे। कितना? 300 mm, 300 mm ऊपर रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आकर मॉइस्चर को ऑब्जर्व न करे। अगर ये ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है तो क्या करेगा, ग्राउंड से मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा, और मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद इसको में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। और इसको में हम लोग मॉइस्चर को ही तो रिमूव करने के लिए सीजनिंग कर रहे हैं, और ये ग्राउंड से मॉइस्चर, ग्राउंड के कांटेक्ट में आकर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेगा, तो क्या सीजनिंग करने से कोई इसी प्रकार का बेनिफिट होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इसको 300 mm ऊपर रखें। चलिए, आर्टिफिशियल सीजनिंग की हम लोग बात करते हैं। आर्टिफिशियल सीजनिंग को हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए, पहले हम लोग इतना तरीका से आर्टिफिशियल सीजनिंग को पढ़ेंगे। वाटर सीजनिंग, बॉइलिंग, केमिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, क्लिंग सीजनिंग, ये सब के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसको समझ लेते हैं, समझना इम्पोर्टेंट है। वाटर सीजनिंग में क्या होता है ना कि टिम्बर को छोटा छोटा पीसेज में कन्वर्ट करते हैं पहले, और कन्वर्ट करने के बाद वाटर में सबमर्ज कर देते हैं 3 से 4 वीक के लिए। और जब 3 से 4 वीक के लिए सबमर्ज करेंगे तो इसके अंदर का जो सैप है वो क्या हो जाएगा, सैप रिमूव हो जाएगा। क्यों? वाटर के फ्लो के थ्रू सैप भी रिमूव हो जाएगा। और सैप रिमूव हो जाने के बाद इसको हम लोग रिमूव कर लेंगे वाटर से, और रिमूव करने के बाद कहीं शेड या जहाँ पे छाया रहेगा वहां पे प्लेस कर देंगे, और इसके अंदर का मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। और बॉइलिंग मेथड में क्या करते हैं ना कि छोटा छोटा टिम्बर तो लेते हैं, इसको हम लोग 3 से 4 आवर तक बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं इसका टेम्परेचर, और 3 से 4 आवर के लिए इसको बॉयल करते हैं। इससे इसके अंदर का सैप रिमूव हो जाता है, और फिर इसको हम लोग कहीं निकाल कर बाहर, और इसको शेड या जहाँ पे छाया है वहां पे इसको सुखा देते हैं, इसके अंदर का पानी को, ठीक है। और केमिकल सीजनिंग को हम लोग जनरली साल्ट सीजनिंग भी कहते हैं। साल्ट सीजनिंग, इसमें क्या होता है ना कि साल्ट के सॉल्यूशन में टिम्बर को हम लोग रखते हैं। जनरली हम लोग बॉइलिंग सीजनिंग नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जो टिम्बर का इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है, और केमिकल सीजनिंग से इसका स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या होता है ना कि जो हम टिम्बर लेते हैं उस टिम्बर में हाई वोल्टेज करेंट को फॉलो करते हैं, हाई वोल्टेज करेंट को
फ्लो करवाते हैं उसके अंदर से, और उसके अंदर से हाई वोल्टेज करंट। देखिए इलेक्ट्रिकल सीजनिंग सब ऑल प्रकार के टिम्बर के लिए नहीं करते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है ना टिम्बर, उसको में करते हैं। सपोज कीजिए कि प्लाईवुड के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सीजनिंग करते हैं। क्लिंक, देखिए क्या होता है क्लिंक। क्लिंक को एक क्लिंक लेते हैं, क्लिंकर लेते हैं जो एयर टाइट रहता है, और इसके अंदर इस सब को जितना भी टिम्बर है, देखिए एक क्लिंकर ले लिए, ये सपोज कीजिए एयर टाइट चेम्बर है, और बहुत सारा टिम्बर का पीसेज ऑफ टिम्बर, और इसको रख दिए, और इसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस रहता है। मेंटेन करके इसको रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस। इसको 24 आवर तक रखते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्लिंकिंग सीजनिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये था आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड से हम लोग सीजनिंग कर रहे थे। अब चलिए आगे हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर। टिम्बर को हम लोग लाए हैं तो उसको अलग अलग जिस शेप में हमको रिक्वायरमेंट है उस शेप में कन्वर्ट भी तो करना है, तो इसलिए हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ टिम्बर। देखिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेटिंग टिम्बर इन रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। रिक्वायर्ड शेप एंड साइज में हमको कन्वर्ट करने का प्रोसेस को कंजर्वेटिंग ऑफ टिम्बर कहते हैं। तो इसको भी हम लोग 4 टाइप से इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ऑर्डिनरी साविंग, क्वार्टर साविंग, टेंजेंशियल साविंग, रिप्ड और रेडियलिंग साविंग। देखिए 1 बाय 1 करके हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे। क्या होता है ना कि इसको हम लोग स्लैब साविंग भी कहते हैं, फ्लैट साविंग भी कहते हैं, या बास्टर्ड साविंग भी कहते हैं। फ्लैट, स्लैब या बास्टर्ड साविंग भी के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम लोग एंगुलर रिंग के परपेंडिकुलर कट करते हैं, टेंजेंशियली कट करते हैं। एंगुलर रिंग को टेंजेंशियली कट करते हैं। ये जो इस प्रकार के सॉविंग है यह बहुत ही इकोनॉमिकली होता है, और क्या होता है इसको में बहुत ही कम वेस्टेज होता है। दिस टाइप्स ऑफ सॉविंग, इसमें बहुत ज्यादा कम वेस्ट होता है, बहुत कम वेस्टेज होता है। इसको में बहुत ज्यादा टिम्बर के पार्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं मैक्सिमम। तो देखिए इट आल्सो कॉल्ड फ्लैट, स्लैब और बास्टर्ड सॉविंग। इसको हम लोग फ्लैट सॉविंग भी कहते हैं, स्लैब सॉविंग भी कहते हैं, बास्टर्ड सॉविंग भी कहते हैं। किसको? ऑर्डिनरी सॉविंग को। क्या होता है ना कि इट इजी और क्विकेस्ट मेथड, ये इसको आसानी से हम लोग कट कर सकते हैं और जल्दी कट कर सकते हैं। सॉ, देखिए सॉ कट्स आर मेड टेंजेंशियली टू द एंगुलर रिंग। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपका एंगुलर रिंग है। इसके टेंजेंशियली कट हो रहा है, इसके टेंजेंशियली कट हो रहा है, वही कह रहा है टेंजेंशियली कट टू द एंगुलर रिंग। ये क्या होता है, इकोनॉमिकल होता है एंड मिनिमम वेस्टेज मेथड है। सस्ता तो होता है लेकिन, और सस्ता कैसे होगा जब कम वेस्ट होगा। तो ये था ऑर्डिनरी सॉविंग। हम लोग क्वार्टर सॉविंग की बात करेंगे। क्वार्टर सॉविंग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 4 क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 4 क्वार्टर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और क्वार्टर पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको इस शेप में अलग अलग निकालेंगे। तो इसको में वेस्टेज होता है बट उतना भी ज्यादा वेस्टेज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आप एक देखिए, इसको हम लोग क्वार्टर सॉविंग इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि इसको हम लोग राइट एंगल पर कट करते हैं। देखिए यहाँ से राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा,
देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ से राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको राइट एंगल पर कट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको कट कर दिए और इसको कट करने के बाद हम लोग ये हो गया, इसको फिर ऐसे कट करेंगे ऐसे, तो ये राइट एंगल कटिंग हो गया। इट इज एडॉप्टेड फॉर वुड फॉर विथ अनडिस्टर्ब्ड मेडुलरी रे। वैसा टिम्बर को हम लोग कट करेंगे जिसका मेडुलरी रे अनडिस्टर्ब हो। देखिए टेंजेंशियल साविंग में क्या होता है ना कि इसका मेडुलरी रे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है। स्ट्रेंथ वीक हो जाता है क्योंकि देखिए आप पिक्चर में यहाँ देख रहे होंगे कि इसका मेडुलरी रे सपोज कीजिए ऐसे ऐसे मेडुलरी रे है, इस प्रकार से मेडुलरी रे है। चलिए इसको में से हम एक टिम्बर के स्लैब को निकालते हैं बाहर। देखिए इस पोर्शन को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, इस स्लैब को इससे बाहर निकाल रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये जो हम यहाँ से स्लैब निकालेंगे। अब देखते हैं कि इसको में कितना मेडुलरी रे है, उसी के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ। देखिए एक यहाँ वाला मेडुलरी रे है और एक यहाँ वाला, बस इतना ही मेडुलरी रे है, तो इसको मेडुलरी रे कम है, यानी कि मेडुलरी रे डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या करेगा, इसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेक्शन ऑब्टेन्ड वीक, हमको जो सेक्शन प्राप्त होगा वो वीक रहेगा। क्यों? क्योंकि मेडुलरी रे आर डिस्टर्ब, उसका मेडुलरी रे डिस्टर्ब हो चुका है। देखिए सॉ कट आफ्टर मेड टेंजेंशियल टू द एंगुलर रिंग एंड मीट एट राइट एंगल, इसको भी कट करते हैं राइट एंगल पर। देखिए ऐसे कट किए और फिर यहाँ से ऐसे कट करेंगे राइट एंगल पर, इसको भी राइट एंगल पर कट करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, उसी का बात कर रहा है। एडॉप्टेड फॉर द सेक्शन विथ डिस्टिंक्ट एंगुलर रे, और टेंजेंशियल रे के बाद हम लोग कर लिए। अब आते हैं हम लोग रेडियल या रिफ्ट साविंग। रेडियल और रिफ्ट साविंग में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर मेडुलरी रे बहुत कम डिस्टर्ब होता है, इसके कारण हम लोग का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इस प्रकार के सेक्शन से मिलता है। और बट इसका एक डिसएडवांटेज है, इसको मैक्सिमम वेस्टेज होता है। मैक्सिमम वेस्टेज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। देखिए सॉ कट आर मेड इन रेडियली डायरेक्शन, हम लोग रेडियल के डायरेक्शन में ही कट करके निकालते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसको में जो ब्लैक कलर का है दिखा रहा है वो वेस्टेज दिखा रहा है, इसको में कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। जहाँ जहाँ पे ब्लैक पोर्शन है सब वेस्टेज है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्राउन कलर का है यूजेबल वुड है। देखिए कितना कम यूज कर रहे हैं और कितना ज्यादा मैक्सिमम वुड वेस्टेज हो जा रहा है। तो वेस्टेज हो जाने के कारण कॉस्टली भी हो जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ मैक्सिमम हमको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहेगा। जितना भी अभी तक हम लोग जितना प्रकार का सॉविंग देखे हैं उस सब में से स्ट्रॉन्ग हमको ये देगा। चलिए तो अब प्रिजर्वेशन के बात करेंगे, क्योंकि हम लोग टिम्बर को कट कर लिए हैं अलग अलग शेप में, और उसको अब कुछ जिस चीज का रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग बना लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रिजर्वेटिंग भी तो करना होगा। तो देखिए इट इज ऑल्सो डन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टिम्बर। क्यों हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं, टिम्बर के लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, टू मेक इट्स मोर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, फंगी, व्हाइट एंड इटीसी, ये सबसे बचाने के लिए। तो देखिए बहुत प्रकार से करते हैं, बट जनरली जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर आए हैं। चेयरिंग, टारिंग, पेंटिंग, क्रियोसेटिंग, ये चार हमको इम्पोर्टेंट लगा जिसको हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो देखिए हम 1 बाय 1 करके पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं। चेयरिंग में क्या होता है ना कि बोथ एंड पर
15 mm क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं। 15 mm बर्न कर देते हैं और बर्न करने के बाद उसको कूल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। इससे क्या होता है ना कि इधर से किसी प्रकार का इंसेक्ट्स या व्हाइट एंट नहीं इंटर करेगा जो टिम्बर के अंदर। तो ये चेयरिंग प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तारिंग प्रोसेस। तारिंग प्रोसेस में क्या होता है ना कि हम लोग कोल टार का लेप लगाते हैं, लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टिम्बर के सरफेस के ऊपर। इसको तो देखने में गुड नहीं होता है, गुड क्वालिटी नहीं होता है, और बट ये क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में, प्रिजर्वेट करने के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और इसका जब हम इसको ऊपर कोल्टार का लेयर चढ़ाएंगे, लेफ्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा स्मेल आएगा, बहुत ज्यादा स्मेल आता है। देखिए जनरली ऐसा हम लोग प्रिजर्वेशन तभी करेंगे जब हमको क्योंकि देखिए ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा प्रिजर्वेशन तब करेंगे जब हमको टिम्बर को हम लोग को देखने के लिए नहीं रहेगा, कहीं पे छिपा हुआ प्लेस पर रहेगा, तब हम लोग ऐसा प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रियोसेटिंग ऑयल। क्रियोसेटिंग ऑयल क्या होता है ना, कि क्रियोसेटिंग ऑयल में टिम्बर के ऊपर हम लोग क्रियोसेटिंग ऑयल का एक लेपिंग करते हैं। देखिए क्रियोसेटिंग ऑयल होता है ना, जो रोड तार होता है, रोड तार जो बिटुमिन इस सबसे प्राप्त होता है, उसी का एक डिस्टिलेशन करने के बाद क्रियोसेट प्राप्त होता है, और उसको हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, लेपिंग कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये क्रियोसेट जो है रोड तार का डिस्टिलेशन से प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेंटिंग। पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सॉलिगनम पेंट। सॉलिगनम पेंट और देखिए, और ये क्या करता है सॉलिगनम पेंट, व्हाइट एंड से ज्यादा प्रिजर्वेटिव करता है, बचाता है, व्हाइट एंड से बचाता है। चलिए थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं और क्रियोसेटिंग कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है ना कि जो टिम्बर है उसको हम एक चेम्बर में रखते हैं, उसको हम एक चेम्बर में रखेंगे, और चेम्बर में रखने के बाद उसको क्या करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेट 50 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हम लोग रखेंगे चेम्बर में, और उस पर क्रियोसेटिंग ऑयल को